अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। भले ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, पटवार हो, एसएससी हो, बैंक हो, या आरएएस की एग्जाम हो, या आईएएस की एग्जाम हो। मुझे स्वयं अनुभव है, 3 सरकारी नौकरियां कर चुका हूं, उससे ज्यादा मैं सेलेक्ट हो चुका हूं। हम दरअसल क्या करते हैं, कोई भी जब क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं बस। लेकिन जब हम अपनी आदत इस प्रकार से विकसित कर लें कि सवाल के जवाब में बहुत सारे सवाल पैदा करके उनके जवाब जब ढूंढना शुरू कर देंगे, तो केवल उस विषय तक सीमित रहने की बजाय उसके अगल बगल के आसपास के जितने भी विषय होंगे उन सबसे हम कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये इस पार्ट में मैं जयपुर प्रजामंडल के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जयपुर प्रजामंडल सीरीज का ये पार्ट 2 है, लेकिन इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, दूसरा केवल जयपुर प्रजामंडल की बात नहीं होगी, जयपुर प्रजामंडल के अगल बगल में जो भी इन सवालों से लिंक बातें रहेंगी उन सब के संबंध में बहुत डिटेल से हम बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लेता हूं, यहां पॉलिटी का पार्ट भी आपके सामने आएगा और आपको यह समझ में आएगा कैसे आपको तैयारी करनी है। पहला सवाल यह है कि जयपुर प्रजामंडल के वह नेता जो शेखावाटी किसान सभा से जुड़े रहे तथा जिनकी पुत्री उत्तर पूर्वी राज्यों की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। अब देखो कैसे मैं इस सवाल का एक एक नट बोल्ट खोलकर पटक दूंगा और कैसे आसपास की सारी बातों को आपको डिटेल से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ऐसे ही आपको करना है। तो सवाल ने क्या कहा कि जयपुर प्रजामंडल के वो नेता बताओ साहब जिनकी पुत्री को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की पहली महिला राज्यपाल बनाया गया था। तो सबसे पहले आप ये शब्द लो, जयपुर प्रजामंडल क्या है। जयपुर प्रजामंडल जो जयपुर में राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, लोगों में राजनीतिक जागरूकता ला रहा था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की काफी पुरजोर तरीके से मांग कर रहा था कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करें। इस दिशा में पहला काम हुआ था जयपुर प्रजामंडल की स्थापना का 1931 में। लेकिन 1931 में इसकी स्थापना हुई तो उस समय राजनीतिक गतिविधियों से इसने अपने आप को अलग रखा और अगले 5 साल तक राजनीतिक गतिविधियां नहीं की, केवल रचनात्मक कार्य इसने किए। मतलब जैसे खादी वगैरह बनाना। तो ये एक एक बात आती है कि जयपुर प्रजामंडल शुरू के आरंभिक 5 वर्षों तक किस प्रकार के कार्यों से जुड़ा रहा। खादी निर्माण रचनात्मक कार्य हैं। फिर वापस पुनर्गठन हुआ इसका 1936 में, और अब 1936 में गठन के बाद अगले साल 1937 से इसने जिन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका गठन हुआ था उनकी पूर्ति के लिए उस दिशा में कार्य करना शुरू किया। यह जयपुर प्रजामंडल। थोड़ी बातें और, 1931 में जब इसका गठन हुआ था जयपुर प्रजामंडल के, तो प्रमुख जो इसके नेता थे एक तो जमनालाल बजाज, उनके प्रयास से हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे पहले कपूर चंद्र पाटनी। ध्यान रखना, एक तो बजाज जी, जमनालाल बजाज, एक कर्पूर चंद पाटनी। जमनालाल बजाज जी के बारे में मैं पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल से बता चुका, इसीलिए वापस उन सभी बातों का दोहराव इस वीडियो में करूं तो मुझे वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि वापस सभी वही बातें हो जाएंगी और जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 2 वीडियोस देखे हैं वो फिर ऐसा फील करेंगे कि साहब उन्हीं बातों का दोहराव हो रहा है। क्लियर है। अब जब वापस इसका पुनर्गठन किया गया 1936 में, तो जमनालाल बजाज जी के सामने ये बात तो थी ना कि साहब 1931 में इसका गठन हो गया, लेकिन उसके बावजूद जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका गठन किया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति तो हो ही नहीं पा रही है। तो फिर इसका मतलब लीडरशिप चेंज करनी पड़ेगी। तो 1936 में पुनर्गठन किया इसका। 2 बातें निकल कर आती हैं। देखो सवाल, गठन कब हुआ? 1931 में। पहले अध्यक्ष कौन बने थे? कपूर चंद्र पाटनी। किनके प्रयासों से गठन हुआ? जमनालाल बजाज के। शुरू के 5 वर्षों तक किस प्रकार के कार्य करता रहा? रचनात्मक कार्य करता रहा। पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में हुआ। फिर अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? चिरंजी लाल मिश्र। तो ये 1936 में चिरंजी लाल मिश्र। ठीक है साहब। इसके अलावा जमनालाल बजाज ने हीरालाल शास्त्री को भी लिया, क्योंकि वो अब आगे चलकर मुख्य नेता बनेंगे। हीरालाल शास्त्री। और क्यों लिया? राजनीतिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय थे हीरालाल शास्त्री। इनके संबंध में भी पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल से बता चुका। इसके अतिरिक्त और भी यहां पर कुछ नेता लिए थे, जैसे कपूर चंद्र पाटनी, दौलतमल भंडारी। ये पाटनी वापस दूसरी बार नाम आया ना। देखो पहले तो पाटनी को क्या बनाया गया था? कपूर चंद्र पाटनी को पहले अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन दूसरी बार कार्यकारिणी में लिया गया। और कार्यकारिणी दूसरी जो बनी, चिरंजी लाल मिश्र तो क्या थे इसमें? अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। और हीरालाल शास्त्री क्या बने थे इसमें? मंत्री, सेक्रेटरी। ये एम यानी मिनिस्टर या एस यानी सेक्रेटरी। ठीक है।
पाटनी को भी कार्यकारिणी में लिया, दौलतमल भंडारी को भी कार्यकारिणी में लिया। ये नाम बार बार आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया जयपुर प्रजामंडल का। अब इसके संबंध में और बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको इस सवाल के इर्द गिर्द ही रखूंगा जिसका जवाब देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। प्रजामंडल का इंट्रोडक्शन मिल गया। अब क्या है साहब, जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए वो शेखावाटी किसान सभा के नेता, तो थोड़ा सा ध्यान दो कि हीरालाल शास्त्री जो हैं, इनके प्रयासों से 1938 में शेखावाटी के क्षेत्र में जो किसान सभा कार्यरत थी, शेखावाटी कौन सा, राजस्थान में ये जो क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला, ये शेखावाटी कहलाता है। और शेखावाटी में किसानों के अधिकारों की मांग पुरजोर तरीके से रखी हुई थी किसने, शेखावाटी किसान सभा ने। ये लो, अब शेखावाटी किसान सभा को जयपुर प्रजामंडल में विलय कर लिया गया। कब, 1938 में। ये ध्यान रखना, किसके प्रयासों से, शास्त्री जी के प्रयासों से। परिणाम क्या हुआ भाई, सीधी सी बात है, एक तो पहले जयपुर प्रजामंडल के ही कार्यकर्ता और नेता रहे, अब शेखावाटी के भी बहुत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता इससे जुड़ गए। तो रिजल्ट क्या था कि अब इसका संगठन का जो आकार है वो काफी विशाल हो गया। अब कार्यकर्ता जितने ज्यादा होंगे उतना संगठन मजबूत है, उतना ही सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, शेखावाटी किसान सभा कब जुड़ी, 1938 में। किसके प्रयासों से, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि हीरालाल शास्त्री ने केवल शेखावाटी किसान सभा को ही नहीं जोड़ा था, इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने एक संगठन को भी, संगठन के कार्यकर्ताओं को भी इसमें नियोजित कर दिया था, जीवन कुटीर, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है। जीवन कुटीर दरअसल 1927 में यह बनाया गया था संगठन, जीवन कुटीर। और बाद में फिर 6 अक्टूबर 1935 को इसका नाम परिवर्तित हो गया था। क्या कर दिया गया था, बनस्थली विद्यापीठ। थोड़ी सी और परिचय दे देता हूं, ध्यान रखना डेट, 6 अक्टूबर 1935 को किसका गठन हुआ, बनस्थली विद्यापीठ का। पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम जीवन कुटीर था। जीवन कुटीर कब बनाया गया था, 1927 में बनाया गया था। किसके द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो उसी जीवन कुटीर के कार्यकर्ताओं को भी इसी में जयपुर प्रजामंडल में नियोजित कर दिया था। अब ये जो बनस्थली विद्यापीठ है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका। कहां पर है ये, टोंक। टोंक में किस जगह है, निवाई में। किस लिए फेमस है, गर्ल्स एजुकेशन के लिए। प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने इसके संबंध में क्या कहा है, ध्यान रखना इन कथनों को, कि बनस्थली जो है वो मेरे दिल में बसी है, और अगर मैं लड़की होती तो बनस्थली विद्यापीठ में पढ़ने के लिए जरूर जाती। ये इस प्रकार के कथन किसके हैं, जवाहरलाल नेहरू के हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा और ध्यान रख सकते हैं, यहां पंचमुखी शिक्षा के लिए फेमस है। पंचमुखी का मतलब क्या, अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग आयाम, यानी कि आपको केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, आपको फिजिकल एजुकेशन भी, फिजिकल यानी आपको शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी भाग लेने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको जो रोजगार परक जो शिक्षा होती है वो भी दी जाएगी, जैसे कोई छापा वगैरह या कोई प्रिंटिंग वगैरह ये भी सिखाया जाएगा। मेहंदी या संगीत के बारे में भी आपको एजुकेशन दी जाएगी। तो 5 तरह की होती है, बौद्धिक स्तर की होती है, नैतिक स्तर की होती है, इसके अलावा आपकी एनेस्थेटिक होती है, फिजिकल होती है, और एक शिक्षा, मतलब 5 अलग अलग इसके आयाम है, पंचमुखी शिक्षा है। इतना इंट्रोडक्शन मिला, ठीक है साहब। अब ध्यान देना, ये जो शेखावाटी किसान सभा को जब हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से सम्मिलित कर लिया गया, तो उनके जो मुख्य नेता थे वो भी अब जयपुर प्रजामंडल से जुड़े। कौन से नेता थे, तो एक तो थे साहब आपके नेतराम गोरीर। अब हम सवाल के जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप देखोगे कि कैसे मैं एक व्यक्ति से आपको पॉलिटी का भी बहुत सारा पार्ट बता दूंगा। तो एक तो कौन थे, नेतराम गोरीर। पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। इनकी बेटी थी कमला बेनीवाल, ये आ जाओ साहब, ये कमला बेनीवाल, और यही हमारे सवाल का जवाब है कि कमला बेनीवाल भारत की ऐसी पहली महिला राज्यपाल थी जिनको नॉर्थ ईस्ट में राज्यपाल के तौर पर भेजा गया था। ये ध्यान देना, ये नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है यहां पर, ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा में इनको 2009 में राज्यपाल बनाकर भेजा था। तो ये नॉर्थ ईस्ट के इधर राज्य हैं जिनको हम उत्तर पूर्व बोलते हैं, और इन राज्यों में राज्यपाल बनाकर भेजे जाने वाली पहली महिला राज्यपाल कमला बेनीवाल थी। इसके अतिरिक्त यहीं पर मिजोरम है, मिजोरम में भी इनको राज्यपाल बनाकर भेजा गया था 2014 में, और इससे पहले 2009 से 14 तक इनको गुजरात का भी राज्यपाल रखा था। बहुत पेशेंस के साथ बैठे रहना, देखो बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। 2009 से और 14 तक इनको गुजरात का राज्यपाल भी बनाया था। अब केवल गुजरात तक सीमित नहीं है, राजस्थान में भी कांग्रेस की ये बड़ी लीडर थी, राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी,
किसके मंत्रिमंडल में लिया गया था, ध्यान दो, ये है साहब मोहनलाल सुखाड़िया। कहां गए, ये रहे मोहनलाल सुखाड़िया। इनके मंत्रिमंडल में मंत्री की शपथ दिलाई गई थी कमला बेनीवाल को, कब, 1954 में। तो 1954 में ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी। इसके अतिरिक्त 2003 में भी बनाया गया था गहलोत गवर्नमेंट में इनको, तब डिप्टी सीएम बनाया गया था। अब यहां पर मैं क्या क्या बात करने वाला हूं, एक तो मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में बात करूंगा, इसके अतिरिक्त इनको राज्यपाल बनाया गया, तो राज्यपाल से रिलेटेड संविधान के भाग, उनके अनुच्छेद, मोटी मोटी जानकारी दूंगा। राजस्थान के मुख्य मुख्य कौन कौन से राज्यपाल रहे, उन सबके बारे में डिटेल से आपसे बात करूंगा। तो इनके साथ इनका मोहनलाल सुखाड़िया का नाम जुड़ा, तो थोड़ा सा इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माता। ऐसे सीएम जिनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता, ये राइटिंग थोड़ी सी आज का बहुत स्लिप कर रहा है ये पेन इसके सरफेस पर सिस्टम के, तो इसलिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है। खैर कोई नहीं। क्यों कहा गया राजस्थान का काफी निर्माण किया, भाई जो आदमी 17 साल तक सीएम रहेगा तो काम तो करेंगे ना। कब से कब तक, 1954 से और 1971 तक। जब ये सीएम बने थे इनकी एज मात्र 38 साल की थी, और 38 में आप 17 जोड़ दो, 7 8 15 और ये 5, यानी 55 साल तक, 38 से और 55 साल तक ये सीएम रहे थे। कौन से जिले से संबंधित थे, झालावाड़ से थे, सब ध्यान रख लेना, झालावाड़। इनके फादर, मतलब ये ऐसे सीएम हैं जिनके फादर एक अच्छे क्रिकेटर थे, महाराष्ट्र के साइड में, महाराष्ट्र के क्षेत्र से खेलने वाले, बॉम्बे में रहते थे और अच्छे क्रिकेटर थे। तो इनके पिता थे क्रिकेटर, उनका नाम है पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया, जैन परिवार से ये थे। राजस्थान के कितनी बार सीएम रहे, 4 बार लगातार। ठीक है साहब, इनकी बात हो गई। अब एक बार बात कर लेते हैं कि जब ये राज्यपाल वाला विषय आया, तो राज्यपाल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग बताता है, कितने अनुच्छेद बताते हैं, राजस्थान के प्रमुख कौन कौन से राज्यपाल थे, इस संपूर्ण विषय पर। तो देखो, हमारे संविधान का जो भाग 6 है, टोटल कितने भाग हैं, 22। वैसे तो अगर यूं जोड़ोगे आप A B C करके तब तो 22 से ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन टोटल कितने काउंट होते हैं, 22 काउंट होते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो अनुच्छेद हैं वो 395 काउंट होते हैं, लेकिन अगर उनके और भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जोड़ोगे तो वो और ज्यादा जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो 22 भाग है, 22 में से जो छठा है वो राज्य से संबंधित है। राज्य का मतलब राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। कौन सा भाग है, भाग 6, ये वाला भाग 6। अब इसमें भाग 6 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद हैं, 152 से 237 तक, ये ध्यान रखना। 152 से और 237 तक के टोटल अनुच्छेद हैं भाग 6 में। राज्यपाल से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कहां से कहां तक हैं, तो 153 से और 167 तक, ध्यान देना। 153 से 167। जैसे 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, 154, 155, 156। अब ये आगे के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद क्या क्या कहते हैं, आर्टिकल क्या क्या कहते हैं, ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप खुद देखना। 153 क्या कहता है, सॉरी 154 क्या कहता है, 155 क्या कहता है, 156 क्या कहता है। क्लियर है यहां तक? क्या मैंने बताया कि हमारे संविधान के 22 भाग हैं, भाग 6 जो है वो राज्य से संबंधित है। इसका अनुच्छेद का विस्तार है 152 से 237 तक। राज्यपाल से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो 153 से और 167 तक है। ठीक है साहब, अब ध्यान दो थोड़ा सा। राजस्थान की हम अगर बात करें तो राजस्थान के जो पहले राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो यहां उनकी इमेज शायद मैंने नहीं ली, कोई बात नहीं। गुरुमुख निहाल सिंह, निहाल सिंह, थोड़ी सी इनके बारे में बात करो। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए थे और सबसे लंबे समय तक इस पोस्ट पे रहने वाले, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक इस पोस्ट पर रहने वाले ये राज्यपाल हैं। तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल राजस्थान में, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। ठीक है, अब ये तो हमको पता है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राज्यपाल की पोस्ट होती नहीं थी, राज प्रमुख होता था राजस्थान में। और फिर एक संविधान संशोधन लाया गया था, 7वां, ये ध्यान रख लेना, 7वां संविधान संशोधन लाया गया था। और उसके द्वारा एक तो जो अलग अलग कैटेगरी के राज्य थे उनका दर्जा एक जैसा कर दिया गया।
और राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया। तो ये राजस्थान के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले, इस पोस्ट पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले ये व्यक्ति थे। राज प्रमुख की बात आई तो इनसे पहले राज प्रमुख थे, और राज प्रमुख कौन थे? जयपुर के शासक थे सवाई मानसिंह सेकंड। इनको हटाओ, मानसिंह सेकंड। हालांकि इनको कहा तो यह गया था जब जयपुर का एकीकरण किया गया था, तो कि जब तक आप जीवित हो आजीवन आप राजस्थान के राज्यपाल रहोगे। लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि साहब आपने तो आजीवन रहने की मेरे को बात की थी जवाहरलाल नेहरू से, तो आप तो मुझे पहले ही हटा रहे हो। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो अच्छी बात है, ये कहा कि संविधान कभी भी पाषाण नहीं हो सकता, पत्थर नहीं हो सकता, उसमें तो चेंज होंगे ना, और इसमें चेंज कर दिए गए। ठीक है साहब। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें करें कि सबसे लंबे समय तक राजस्थान में जो राज्यपाल रहे वो तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कि ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हैं जिनका इस पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो ध्यान रखना है, पहले ऐसे राज्यपाल थे शैलेंद्र सिंह, राजस्थान के वो राज्यपाल जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो शैलेंद्र सिंह, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और प्रभार राव, ये ध्यान रखना है, चार नाम, शैलेंद्र सिंह, दरबारा सिंह, निर्मल चंद और प्रभा राव। अच्छा, पहली महिला राज्यपाल कौन थी राजस्थान की? वो तो सब जानते हैं आप, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ये तो राजस्थान की थी। फिर भारत की कौन थी पहली महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू। तो कहां गई इमेज? ये सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। गांधी जी ने क्या कहा है इनको? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को किला। अच्छा, अभी वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? ये हैं साहब कलराज मिश्र। ये वर्तमान में अभी 2019 में इन्होंने शपथ ली थी, वर्तमान में राजस्थान के अभी राज्यपाल हैं। 2019 में शपथ ली थी। शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? शपथ जो उस राज्य के जो चीफ जस्टिस होंगे, यानी मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश पोस्ट पर नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश, वो राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। अच्छा, एज कितनी होती है साहब इस पद पर नियुक्ति के लिए? तो न्यूनतम 35 साल का होना चाहिए वो व्यक्ति। 35 साल से कम का है तो उनको राज्यपाल की इस पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो रह सकते हैं, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक राज्यपाल अपनी पोस्ट पर रह सकता है। अच्छा, राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। राज्यपाल को पद से हटाने के संबंध में यह नहीं बताया कि इस प्रकार से हटाया जा सकता है, वो सिर्फ राष्ट्रपति की इच्छा से उसके प्रसाद पर्यंत तक इस पद पर रह सकते हैं। क्लियर है? तो आ जाइए अब वापस हमारे सवाल पर। तो सवाल का जवाब आपको मिल ही गया कि ये जयपुर प्रजामंडल के वो नेता जो शेखावाटी किसान सभा से जुड़े रहे थे, जिनकी पुत्री उत्तर पूर्वी राज्यों की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, वो कौन थे? नेतराम गोरीर। गोरीर दरअसल गांव है, ये गोरीर गांव है जो झुंझुनू में आता है, झुंझुनू के बुहाना में। और यहीं झुंझुनू के बुहाना में कमला बेनीवाल का जन्म हुआ था 1927 में। ठीक है साहब, आपको आपका जवाब मिल गया। अब बाकी और बातें थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। सरदार हरलाल सिंह, ये भी शेखावाटी किसान सभा से जुड़े हुए थे। और हीरालाल शास्त्री ने जब 1938 में शेखावाटी किसान सभा का विलय इसमें करा लिया जयपुर प्रजामंडल में, तो ये भी एक बड़े नेता मिल गए जयपुर प्रजामंडल को। अगला है ऑप्शन सी, देवी शंकर तिवाड़ी। अब ये कौन है? तो देवी शंकर तिवाड़ी जयपुर प्रजामंडल के नेताओं में से ही थे। 1946 में, ध्यान रखना, 1946 में इनको जयपुर रियासत में मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था, जयपुर के मंत्रिमंडल में लिया गया था। और ये ऐसा करने के बाद पूरे राजस्थान की सभी रियासतों में से ऐसे पहले गैर सरकारी व्यक्ति थे जिनको किसी रियासत में मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया हो। अब यह सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे? ऐसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की सभी रियासतों में से वह पहली रियासत जिसने अपने मंत्रिमंडल में किसी गैर सरकारी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया हो, तो जयपुर रियासत थी। और जयपुर रियासत ने 1946 में देवी शंकर तिवाड़ी को गैर सरकारी व्यक्ति होने के बाद भी मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया था। अब ऐसा क्यों हुआ था, इनके संबंध में और डिटेल से चर्चा करने के लिए वापस से आपको पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। पीछे मतलब घर के पीछे नहीं,
थोड़ा सा पास्ट में 1942 की तरफ हम चलते हैं, दो व्यक्तियों के पास में। बात है 17 सितंबर 1942। इस दिन दो व्यक्तियों के मध्य समझौता हुआ। एक तो हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के नेता थे, और एक मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल जो उस समय मतलब जयपुर के शासक सवाई मान सिंह सेकंड के समय जयपुर राज्य के दीवान हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त जयपुर के दीवान होने के अतिरिक्त ये हैदराबाद और मैसूर के भी दीवान रह चुके थे। मिर्जा इस्माइल वही, जब आप जयपुर में घूमने के लिए जाएंगे तो चार दीवारी से बाहर का जो जयपुर है, जिसको MI रोड के नाम से जाना जाता है, जिसको देखने पर घूमने पर ऐसा लगेगा कि ये पेरिस के समान ही बना हुआ है, क्योंकि वहां का स्ट्रक्चर पेरिस के समान बना हुआ है, इसीलिए जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस। तो वो जो MI रोड बनी हुई है वो इनके नाम पर ही है, मिर्जा इस्माइल के नाम पर। और मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है आधुनिक जयपुर का निर्माता। क्लियर है, परिचय मिल गया इनका। तो ध्यान दो, 17 सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा गया। GA, जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्यों साहब, क्या था इस समझौते में? यह समझौता इसलिए हुआ था ताकि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ना ले। यह ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत छोड़ो आंदोलन। दरअसल थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं, 17 सितंबर 1942 से पहले चलते हैं अगस्त में, और हमको चलना पड़ेगा महाराष्ट्र की तरफ। तो भैया जगह है महाराष्ट्र में बॉम्बे, और तारीख है 8 अगस्त 1942। और बॉम्बे के मैदान में महात्मा गांधी के द्वारा अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा करो या मरो। नारा दिया था ना, करो या मरो का, कि भैया अंग्रेजों अब यहां से आप चले जाओ, और राजे रजवाड़ों से भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके अंग्रेजों से संबंध तोड़ लो, और जितनी जल्दी हो सके अपने अपने रियासतों में, अपने अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर लो, शासन की बागडोर जनता को सौंप दो। यहीं पर हीरालाल शास्त्री भी गए हुए थे। हीरालाल शास्त्री यहां से वापस आए और उनको जयपुर में जयपुर प्रजामंडल के ध्वज तले भारत छोड़ो आंदोलन चलाना था। अब जयपुर प्रजामंडल ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ना ले, इसीलिए 17 सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ, जिसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा गया। क्योंकि इस समझौते में हीरालाल शास्त्री की उन बातों को मान लिया गया था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में प्रखरता से, प्रमुख रूप से रखी जानी थी। कौन कौन सी बातों को मान लिया गया था, पहले मैं उस पर बात करूंगा, फिर मैं ये बात करूंगा कि जयपुर प्रजामंडल के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो हीरालाल शास्त्री के इस फैसले से खुश नहीं थे, और उन्होंने एक अलग से फिर एक मोर्चा बनाया और उसके ध्वज तले फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। पहले एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन सी मांगों को मान लिया गया था। एक तो मिर्जा इस्माइल ने यह कहा कि आप उत्तरदायी शासन की स्थापना चाहते हैं, ठीक है, हम स्थापना कर देंगे, उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जाएगा, संवैधानिक सुधार किए जाएंगे, कमेटी बना दी जाएगी, और कमेटी जो रिपोर्ट अपनी देगी, जो सिफारिशें करेगी, उस पर आगे काम किया जाएगा। ठीक है साहब। दूसरा, आप ये चाहते हैं अंग्रेजों से हम संबंध ना रखें, तो ठीक है, अंग्रेजों से संबंध तोड़ दिए जाएंगे, तो ये लो नाता तोड़ देंगे अंग्रेजों से। हालांकि ये ज्यादातर कूटनीति थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इन बातों को उस समय तो मान लिया गया था ताकि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ना ले। तो पहला तो क्या था, उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे साहब, अंग्रेजों से संबंध तोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त आप जब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण गतिविधियां करते हैं, तो उसकी आपको इजाजत रहेगी, कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो ठीक है, शांतिपूर्ण आप लोग गतिविधियां कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक मांग और थी कि वो क्रांतिकारी जो रियासती भारत से बाहर ब्रिटिश भारत में कोई क्रांतिकारी गतिविधि करता है और वो फिर भागकर जब हमारे पास में आता है, हम उसको संरक्षण देते हैं, तो आप लोग हमको भी गिरफ्तार कर लेते हो और उसको भी गिरफ्तार कर लेते हो। तो इन्होंने इस मांग को भी मान लिया, ठीक है, अगर ऐसा कोई क्रांतिकारी जो ब्रिटिश भारत से क्रांतिकारी गतिविधि करके अंग्रेजों के विरुद्ध आपके पास में आता है, तो आप लोग उसको संरक्षण दे सकते हो, ना तो आपकी गिरफ्तारी होगी ना उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ये लो साहब, ये बात भी मान ली गई, गिरफ्तारी नहीं होगी। तो अब जयपुर प्रजामंडल ने अपने आप को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रख लिया। सवाल ये पूछ लिया जाता है, राजस्थान के बड़े प्रजामंडलों में से वह एक प्रजामंडल जिसने जयपुर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो जयपुर प्रजामंडल था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जयपुर की जनता ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। जयपुर के इसी प्रजामंडल के बहुत सारे नेता कार्यकर्ता ऐसे थे जो हीरालाल शास्त्री से सेटिस्फाई नहीं थे इस निर्णय से, और उन्होंने एक अलग से एक संगठन बना लिया जिसको आजाद मोर्चा कहा गया। ये लो, ये बना देते हैं आजाद मोर्चा, और आजाद मोर्चा के माध्यम से फिर उन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। कौन कौन से नेता थे, नाम इनके ध्यान रख लेना। बाबा हरीशचंद्र थे, रामकरण जोशी थे, इसके अतिरिक्त आपके गुलाबचंद कासलीवाल थे, हंस डी रॉय थे, चिरंजी लाल मिश्र थे। नाम लिख देता हूं इनके, ध्यान रख लेना क्योंकि बार बार आते रहते हैं। तो बाबा हरीशचंद्र,
यूनिवर्सिटी गए हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी? उसके पास में एक मार्ग है ना, हरिश्चंद्र मार्ग, तो इनके नाम पर ही है। इसके अतिरिक्त रामकरण जोशी, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल। ये बात ध्यान रख लेना कि इसका जो कार्यालय रखा गया था ना, आजाद मोर्चे का जो कार्यालय रखा गया था वो गुलाबचंद कासलीवाल के घर पर ही रखा गया था। इसके अलावा हंस डी रॉय, हंस डी रॉय और चिरंजी लाल मिश्र। देखो इनका नाम फिर से आ रहा है, याद करो अभी मैंने कब बताया था। चिरंजी लाल मिश्र, मैंने आपको बताया था जयपुर प्रजामंडल का जब पुनर्गठन हुआ था 1936 में, तो उस समय उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र थे। इसके अतिरिक्त ये जब इन्होंने भाग लिया था बाबा हरिश्चंद्र ने, तो ये इस समय उपाध्यक्ष के पद पर थे जयपुर प्रजामंडल में, और बाद में इन्होंने उपाध्यक्ष पद को छोड़कर फिर आजाद मोर्चे के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो वो के वही लोग हैं सारे, वो के वही नेता हैं, लेकिन हीरालाल शास्त्री के निर्णय से खुश नहीं थे, इसीलिए इन्होंने आजाद मोर्चा बना लिया। एक बात और ध्यान रख लेना, सवाल पूछ लिया जाता है कि किसके कहने पर इस आजाद मोर्चे का वापस से जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि सब सारा महात्मा गांधी के कहने पर हो रहा है, तो आजाद मोर्चे का विलय भी जयपुर प्रजामंडल में महात्मा गांधी के कहने पर ही किया होगा, जबकि ऐसा नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर यह किया गया था। अब खैर बात तो वही आती है कि हमने इस विषय की शुरुआत की थी देवी शंकर तिवाड़ी से। तो देवी शंकर तिवाड़ी और इस जेंटलमैन्स एग्रीमेंट का क्या रिलेशन है भैया? तो ध्यान दो, अभी मैंने आपको बताया कि 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था, इनकी मांगों को मान लिया गया था। एक मांग क्या थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, ठीक है। अब कैसे स्थापना होगी उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, समिति। 1942 में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 1943 में। रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया गया, बाद में गौर किया गया, चुनाव कराए गए 1945 में। यह सिफारिशें थी कि साहब एक धारा सभा बना दो, यानी जैसे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा होती है, ऐसे धारा सभा बना दो, उसके 2 सदन बना दो, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि भी जाएंगे और राजा द्वारा मनोनीत भी जाएंगे। तो लिख देता हूं इसको, क्या बनाओ? धारा सभा। इसका एक भाग होगा प्रतिनिधि सभा, एक होगा विधानसभा, ठीक है साहब। अब इनमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी जाएंगे। जयपुर प्रजामंडल ने चुनाव लड़ा, चुनाव हुए, लेकिन प्रजामंडल को ज्यादा सफलता नहीं मिली। विधानसभा में तो 3 ही मेंबर पहुंचे उनके, और प्रतिनिधि सभा में उनके 51 मेंबर पहुंचे। हालांकि इनमें सदस्यों की संख्या इस प्रकार से रखी गई थी कि अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ज्यादा भी पहुंच जाए तो भी राजा के द्वारा जो मनोनीत प्रतिनिधि है ना, उनका वर्चस्व ज्यादा रहेगा, तो फिर राजा की चलती रहेगी। तो खैर कोई बात नहीं, यहां पर जो व्यक्ति पहुंचे, तो बाद में फिर 1946 में ही टीकाराम पालीवाल के द्वारा, जो आगे चलकर राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, टीकाराम पालीवाल, उनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित करवा दिया गया उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। तो फिर जयपुर रियासत ने 1946 में ही 1946 में देवी शंकर तिवाड़ी को, जो कि गैर सरकारी व्यक्ति थे, अपने मंत्रिमंडल में उनको सम्मिलित कर लिया। तो उम्मीद है ये देवी शंकर तिवाड़ी का आपको पूरा परिचय अच्छे से मिल गया होगा। अगला है ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी क्या है? टीकाराम पालीवाल, ये बी काट लेना। टीकाराम पालीवाल के बारे में आप जानते ही हैं, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। निर्वाचित मुख्यमंत्री, दरअसल ये बनते नहीं, ये नहीं बनते। जयनारायण व्यास हार गए थे, इसीलिए मुख्यमंत्री बने। पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो जयनारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। ध्यान दो, जयनारायण व्यास के दर्शन करा देता हूं पहले आपको। कहां गए जयनारायण व्यास? ये रहे। जयनारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक तो जालोर ए और एक जोधपुर बी। जोधपुर में तो ये महाराजा हनुमंत सिंह के सामने खड़े हुए थे, लेकिन दोनों जगह से पराजित हो गए। अब पराजित हुए तो मुख्यमंत्री किसको बनाए? ठीक है साहब, जयनारायण व्यास तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, तो किसको बनाया गया? टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में फिर जयनारायण व्यास को फिर से चुनाव लड़ाया गया, उपचुनाव हुए। अब ये जीत कर आए किशनगढ़ सीट से, और जीतने के बाद अब ये सीएम बने। तो ध्यान देना, जब इनको सीएम बनाया गया तो टीकाराम पालीवाल को इनके मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम बनाया गया। तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के ऐसे सीएम रहे जो पहले मुख्यमंत्री थे और फिर बाद में उनका डिमोशन करके डिप्टी सीएम बना दिया गया था। क्लियर है साहब? तो वापस आप उस क्वेश्चन पर आ जाइए। टीकाराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना, इन्होंने दिल्ली में एक संगठन बनाया था, विद्यार्थी यूथ लीग। पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी यूथ लीग किसके द्वारा बनाया गया साहब? टीकाराम पालीवाल। विद्यार्थी
यूथ लीग। इसी के साथ कुछ और बातें भी ध्यान रखना। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1946 में देवीशंकर तिवारी को मंत्री बना दिया गया था गैर सरकारी व्यक्ति के तौर पर। बाद में फिर एक मंत्रिमंडल फिर से बनाया गया 1948 में, 1948 में। और 1948 में ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया, इसमें वीटी कृष्णामाचारी तो थे दीवान। ध्यान देना, ये दिखा देता हूं मैं आपको वीटी कृष्णामाचारी कहां गए। ये रहे, ये वीटी कृष्णामाचारी थे जो जयपुर राज्य के दीवान बनाए गए थे 1948 में। और वीटी कृष्णामाचारी के अलावा और जो जो पदाधिकारी थे उसमें एक तो थे हीरालाल शास्त्री। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना, वापस वहीं पर आ जाइए, कहाँ गया वो। तो 1948 में एक और मंत्रिमंडल बनाया गया था, वीटी कृष्णामाचारी उसके दीवान थे। हीरालाल शास्त्री को बनाया गया मुख्यमंत्री 1948 में। कुछ और लोगों को भी लिया गया था हीरालाल शास्त्री के अतिरिक्त। कौन कौन से लोग थे? एक तो थे टीकाराम पालीवाल, ये जब नाम आया तो मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं। टीकाराम पालीवाल के अतिरिक्त दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी, इनका नाम ध्यान रखना। ये राजस्थान के प्रजामंडल की गतिविधियों से जुड़े हुए ऐसे नेता रहे जो आगे चलकर राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे। इसके अतिरिक्त ध्यान देना, मंत्रिमंडल में कौन? हीरालाल शास्त्री हुए, टीकाराम पालीवाल हुए, दौलतमल भंडारी हुए, और दो सामंतों को भी लिया गया था 1948 में। एक तो गीजगढ़ के थे, गीजगढ़ जो जयपुर रियासत में आता था, और एक अजय राजपुरा। गीजगढ़ के थे शासक थे कुशल सिंह। एक तो गीजगढ़ और एक अजय राजपुरा के भी ठाकुर लिए गए थे। तो अपनी इस पूरी बात का दोहराव मैं फिर से कर देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था? देवीशंकर तिवारी से शुरू हुआ था, 1946 में उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, लेकिन 1948 में फिर से एक और मंत्रिमंडल बनाया गया। वीटी कृष्णामाचारी को इसका दीवान बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके अतिरिक्त और भी इसके सदस्य बनाए गए थे, जैसे टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था। टीकाराम पालीवाल के अतिरिक्त दौलतमल भंडारी को बनाया गया था। दौलतमल भंडारी जो आगे चलकर फिर राजस्थान मुख्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसके अतिरिक्त गीजगढ़ के जो ठाकुर थे कुशल सिंह, और अजय राजपुरा के ठाकुर को भी इसमें, सामंत को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। अब जब विषय आया तो थोड़ा सा मैं और चर्चा कर लेता हूं कि यहां पर वीटी कृष्णामाचारी, जिनके संबंध में मैंने आपको बताया, ध्यान दो, ये वीटी कृष्णामाचारी ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको जयपुर राज्य की ओर से संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किया गया था। भाई ये तो हम जानते हैं, संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा थी, तो एक तो ब्रिटिश भारत से लोग चुने गए थे, और जो रियासती भारत था वहां से उन लोगों को भेजा गया था, मनोनीत किया गया था। तो राजस्थान से टोटल 12 लोगों को भेजा गया था। कितने लोगों को? 12 लोगों को, जिसमें जयपुर से 3 लोग थे। कौन कौन से? एक तो वीटी कृष्णामाचारी, ये भी बता देता हूं, सवाल ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से टोटल कितने लोगों को संविधान निर्मात्री सभा में मनोनीत किया गया, कौन कौन से वो लोग थे, जयपुर से कौन कौन से लोग थे? तो 12 लोग थे, जयपुर से 3 थे, वीटी कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये अभी मैंने आपको बता ही दिया, सारे नाम अभी मैं लिख दूंगा एक साथ। ये हीरालाल शास्त्री, और इसके अतिरिक्त सरदार सिंह खेतड़ी, ध्यान रख लेना, तीसरा नाम सरदार सिंह खेतड़ी। तो 3 लोग ये जयपुर से भेजे गए थे। अब 3 के साथ साथ बाकी लोगों के भी मैं नाम बता देता हूं, और सारा एक साथ बताता हूं। ध्यान दीजिए, एक ट्रिक मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है नाम याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो एक ट्रिक ध्यान रखना। उस ट्रिक में राजस्थान से संविधान निर्मात्री सभा में भेजे गए सभी 12 लोगों के नाम है। ट्रिक क्या है? बड़ी फेमस ट्रिक है, मेरी बनाई नहीं है, फेमस है, चलती है, नेट पर चलती है। जब हीरा माटी गोदरा में सजे, जब हीरा माटी गोदरा में सजे। जय का मतलब जसवंत सिंह, एक तो ये भेजे गए थे, ठीक है साहब। बै का मतलब बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। हीरा यानी हीरालाल शास्त्री, तो ये शॉर्ट में लिख देता हूं शास्त्री। मां का मतलब माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। टी का मतलब वी टी कृष्णामाचारी, तो ये यहां इधर ही लिख देते हैं, वी टी कृष्णा माचारी, नाम आ रहा है ना इनके वी टी, तो इस टी से वी टी कृष्णामाचारी। गो का मतलब गोकुल लाल असावा, यहां लिख देते हैं गोकुल
लाल असावा। इनके संबंध में मैंने आपको बताया है, जब मैंने एकीकरण का पार्ट पढ़ाया तो वहां गोकुल लाल असावा के बारे में बताया, शाहपुरा से रिलेटेड करके। इसके अतिरिक्त द का मतलब दलेल सिंह, दलेल सिंह। फिर रा से आपके दो नाम हैं, एक तो राज बहादुर, एक रामचंद्र उपाध्याय। राज बहादुर, एक रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय। इसके अतिरिक्त देखो मे, तो मे को मैं यूं लिख देता हूं, इंग्लिश वाला मे। ये थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा और याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। एम का मतलब है मुकुट बिहारी भार्गव, अजमेर से भेजे गए थे। मुकुट बिहारी भार्गव, ये पूरा आप लिख लेना। सह का मतलब सरदार सिंह खेतड़ी, सरदार सिंह खेतड़ी। और जे का मतलब जय नारायण व्यास। तो ये टोटल 12 लोग हैं जिनको राजस्थान से संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किया गया था। क्या ट्रिक मैंने बताई, जब हीरा माटी गोदरा में सजे। और ये आप सारा देख लेना, सारे नाम मैंने लिख दिए। वापस आप फिर से हमारे उसी सवाल पर आ जाइए। तो ये हो चुका साहब, टीकाराम पालीवाल का हो गया। इसके अतिरिक्त आगे और चलिए, लादूराम जोशी। तो भैया लादूराम जोशी जो है ये शेखावाटी किसान सभा से जुड़े हुए थे। और जब हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1938 में उसको सम्मिलित करवा लिया गया तो लादूराम जोशी भी जयपुर प्रजामंडल की गतिविधियों से जुड़ गए। इनके संबंध में थोड़ा सा और ध्यान रखना कि जयपुर प्रजामंडल का जो 7वां अधिवेशन था दौसा में, 7वां, लादूराम जोशी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, अगला है ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा। ये कौन थे? तो भैया ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा भी शेखावाटी किसान सभा से जुड़े हुए थे और फिर बाद में जयपुर प्रजामंडल की गतिविधियों के साथ में जुड़ गए थे। इसके अतिरिक्त इनके संबंध में ध्यान रखना, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था दुर्गावती देवी शर्मा। दुर्गावती देवी शर्मा। दुर्गावती देवी शर्मा जो कि 1939 में जब जयपुर प्रजामंडल के द्वारा सत्याग्रह कर दिया गया था तो इनके द्वारा गिरफ्तारियां दी गई थी। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल यही महिला गिरफ्तार हुई थी, दुर्गावती देवी शर्मा, इसके अतिरिक्त तो और भी महिलाएं गिरफ्तार हुई थी। कौन कौन सी हुई थी उनकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं जब विषय आया। एक तो ध्यान रखना रमा देवी देश पांडे, इनको मैं हटाऊं। एक तो रमा देवी देश पांडे। रवा देवी देश पांडे वही थी जो कि 1927 में, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लिंक कर देते हैं इसको, जयपुर में चरखा संघ जब बनाया गया था, चरखा संघ, किसके प्रयासों से? जमनालाल बजाज और सांवल राम देश पांडे। एक तो बजाज और एक बलवंत सांवल राम, ये एक ही व्यक्ति है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है। सांवल राम देश पांडे, देश पांडे। तो एक तो जमनालाल बजाज और एक बलवंत सांवल राम देश पांडे, इनके द्वारा 1927 में जयपुर के गांव अमरसर में जो ये चरखा संघ बनाया गया था, तो इसी बलवंत सांवल राम देश पांडे की पत्नी थी रमा देवी देश पांडे। और ध्यान देना, रमा देवी देश पांडे के द्वारा 1939 में ही जो ये सत्याग्रह किया गया था जयपुर प्रजामंडल के द्वारा, इसी में इनके साथ साथ और महिलाओं ने भी गिरफ्तारियां दी थी। कौन कौन सी महिलाओं ने? ध्यान देना, एक तो रमा देवी ने, इसके अतिरिक्त सुशीला, सुमित्रा, शारदा, विद्या, इंदिरा। सुशीला, सुमित्रा, शारदा, विद्या और इंदिरा, इनके द्वारा गिरफ्तारियां दी गई थी। अब महिलाएं इसके अतिरिक्त और भी जुड़ी हुई थी। अब जब बात आई गई, चर्चा आ गई, तो थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि हीरालाल शास्त्री के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उनकी पत्नी थी रतन शास्त्री या रत्ना शास्त्री, वो भी प्रजामंडल की गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा इनके बारे में और ध्यान रखना, 1955 में इनको एक पुरस्कार मिला था, एक तो 1955 में और एक 75 में। 55 में जो पुरस्कार मिला था वो था पद्मश्री, और 75 में जो मिला था ये था पद्म भूषण।
अब जब पुरस्कार की बात आई, हीरालाल शास्त्री की पत्नी को मिले पुरस्कारों की बात कर ली, तो जमनालाल बजाज की पत्नी को कौन से पुरस्कार मिले थे उसकी भी बात कर लेते हैं। उनकी पत्नी थी जानकी देवी बजाज, तो थोड़ा सा उनके संबंध में भी ध्यान रख लेना। जानकी देवी बजाज, ठीक है साहब। और इनको पुरस्कार दिया गया था 1956 में, पद्म विभूषण, ये पूछ लिया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान के पहले व्यक्ति, भले ही महिला हो या पुरुष हो, राजस्थान की ओर से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले यदि कोई पहले व्यक्तित्व थे तो वो थी जानकी देवी बजाज, जिनको 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। क्लियर है यहां तक? ओके साहब। तो यहां बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिले। ये था हमारा पहला सवाल। और पहले सवाल में ही देखो, आपने टाइम नोटिस कर लेना मैं कितना टाइम ले चुका। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। अब दूसरा सवाल क्या है, देखो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुका। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाइए। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट हमको बताना है। महात्मा गांधी की सलाह पर आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। ये गलत है, मैंने आपको बताया था आजाद मोर्चा बनाया गया था और उसका विलय जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जयपुर प्रजामंडल में किया गया था, ये गलत। फिर है जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित करने पर उसका कार्यालय बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया था। नहीं साहब, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूं। ये आ जाइए यहां पर, बात है 1938 की। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ पहला, 8-9 मई को, 8 मई और 9 मई को। 10 मई को भी अधिवेशन ही था। 10 मई को एक प्रसिद्ध महिला के द्वारा भाषण दिया गया था, कस्तूरबा गांधी के द्वारा। कस्तूरबा गांधी। ये जो अधिवेशन था ये नथमल का कटला में हुआ था। जयपुर में एक जगह है नथमल का कटला, नथमल का कटला। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी 1938 में जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज। और 1938 में ही मैंने आपको बताया था शेखावाटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर लिया गया था। तो क्या बताया, फिर से दोहराता हूं, 1938 की बात है। जमनालाल बजाज को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हीं की अध्यक्षता में 8, 9 और 10 मई को जयपुर में नथमल के कटले में जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। 10 मई को कस्तूरबा गांधी के द्वारा महिलाओं को संबोधित किया गया था। 1938 में ही हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर लिया गया था। अब जब जयपुर प्रजामंडल बड़ा होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है, तो फिर राज्य सरकार के द्वारा नवंबर या दिसंबर के आसपास में यह आदेश पारित करवाया कि जो भी संगठन पंजीकृत नहीं है उसके द्वारा किसी भी प्रकार की सभा या जुलूस नहीं निकाले जा सकते। अब जब इस प्रकार के सभा जुलूस नहीं निकाले जा सकते तो इसका मतलब यह अवैध हो गया। अब अवैध होने के बावजूद भी जमनालाल बजाज के द्वारा अगले साल यानी 1939 में 1939 में 1 फरवरी 1939 को नागरिक अधिकारों की मांग की गई और जयपुर राज्य में प्रवेश किया गया, जबकि जमनालाल बजाज के जयपुर राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में जमनालाल बजाज सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया। तो जब इसको बैन किया गया था जयपुर प्रजामंडल को, तो इसका कार्यालय आगरा ट्रांसफर कर दिया गया था, आगरा शिफ्ट कर दिया गया था। क्लियर है? वापस सवाल पर आ जाओ। तो जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित करने पर उसका कार्यालय बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया था। नहीं भैया, बीकानेर नहीं किया गया था, आगरा किया गया था। अगला, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के पहले दिन कस्तूरबा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था। नहीं, पहला तो 8 को हुआ था, 8 मई को, दूसरा 9 मई को, और तीसरा दिन जो था 10 मई, तीसरा दिन। तो तीसरे दिन कस्तूरबा गांधी के द्वारा इसको संबोधित किया गया था। अगला है, ये तो हो गया सी गलत। डी जमुना नहीं है, जमनालाल बजाज है। जमनालाल बजाज के प्रयासों से शेखावाटी किसान सभा का विलय जयपुर प्रजामंडल में किया गया। नहीं, जमनालाल बजाज के प्रयास से नहीं, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से किया गया था। अगला है, 2 अप्रैल 1940 को जयपुर प्रजामंडल को पंजीकृत कर दिया गया। हाँ, ये सही है, ये मैंने नहीं बताया तो ध्यान रख लेना। जब अवैध घोषित कर दिया गया था तो बाद में 1940 में 2 अप्रैल 1940 को जयपुर प्रजामंडल को रजिस्टर्ड कर दिया गया था, क्योंकि इससे पहले 1939 में हम जानते हैं जयपुर प्रजामंडल ने प्रतिबंध के बावजूद सत्याग्रह कर दिया था
और फिर सत्याग्रह को एक चरम सीमा पर ले जाकर उन्होंने स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी के कहने पर। बाद में इनके मध्य समझौता हुआ जयपुर प्रजामंडल और जयपुर सरकार के बीच में, और 2 अप्रैल 1940 को जयपुर प्रजामंडल को रजिस्टर्ड कर दिया गया था, यानी कि अब इनको सभा जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से करने की परमिशन मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि फॉल्स है, यह हमको पता करना है। पहला है जयपुर की जनता ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। सबसे पहले तो इसको असहयोग की जगह भारत छोड़ो कर दो, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखो, जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन जयपुर प्रजामंडल के तो कार्यकर्ता और नेता थे, उन्होंने तो आजाद मोर्चे के नाम से एक अलग से संगठन बनाकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया ही था ना। और वो सब कहां के थे? जयपुर की तो जनता थी ना। तो यहां केवल लिखा है जयपुर की जनता ने, नहीं, जयपुर की जनता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और ये क्या कह रहा है? नहीं लिया। तो इसका मतलब ये गलत है, और हमसे पूछे क्या है? गलत ही पूछे हैं। तो जो जो इसमें गलत है वो हमको बताने हैं। अगला, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री व वी.टी. कृष्णमाचारी के मध्य हुआ। नहीं भैया, गलत है। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था, तो यह भी गलत है। तीसरा है जयपुर रियासत से 4 सदस्यों को संविधान निर्मात्री सभा में मनोनीत किया था। नहीं, 4 को नहीं किया था, 3 को किया था। एक तो वी.टी. कृष्णमाचारी, एक हीरालाल शास्त्री, और तीसरे जो थे वो थे सरदार सिंह खेतड़ी। तो 3 थे जयपुर से, बाकी राजस्थान से टोटल 12 लिए गए थे। तो यहां पर ये तीनों ही इसके ऑप्शन गलत हैं। चलिए बाकी फिर देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिला होगा कि साहब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। और आपने नोटिस भी किया होगा कि आपके सामने सिर्फ ये 3 सवाल मैंने रखे, और 3 सवालों में मैंने कम से कम भी आपको 400 से 500 सवालों जितना मैटर प्रोवाइड करा दिया। वैसे राजस्थान जीके के सारे वीडियो भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना प्ले स्टोर पर जाकर, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैथ और रीजनिंग अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो उसका नॉमिनल चार्ज है 499 रुपये 5 महीने के लिए, वो आप जाकर देख लेना। ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।